The Standard College. Connect with the network of success. Pride of the Standard College. The Standard Girls College, a trusted name for the bright future of your child. Admission open. MSc IT, MSc Zoology, Mathematics, Physics, Mass Communication, MCom, MBA, MA English, Islamic Studies, Education, Economics, BS Zoology, Botany, Chemistry, Physics, Maths, BS Information Technology, Computer Science, English, Economics, Fine Arts, BSc, BA, BCom. Standard Girls College, Paris Road, Boys Campus, Circular Road, Hajipura Campus, Hajipura Road. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने रेडियो वेव की प्रोपेगेशन की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी कि रेडियो वेव जो हैं किस तरह प्रोपेगेट करती हैं स्पेस के अंदर, और उसमें हमने उसकी डिटेल यूँ पढ़ी थी कि एक टाइप जो है प्रोपेगेशन की, जो पहली टाइप है उसको हम सरफेस वेव प्रोपेगेशन कहते हैं या ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन कहते हैं। दूसरी टाइप की वेव्स हैं स्पेस वेव प्रोपेगेशन है, और स्पेस वेव प्रोपेगेशन जो है वो आगे फर्दर दो टाइप्स पे मुश्तमिल है। एक को कहते हैं डायरेक्ट वेव और लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन, और दूसरी कहते हैं इनडायरेक्ट या ग्राउंड रिफ्लेक्टेड वेव प्रोपेगेशन। तीसरी किस्म की जो वेव प्रोपेगेशन है वो स्काई वेव प्रोपेगेशन है। ये तीन किस्म की वेव प्रोपेगेशन जो है वो हमने पढ़ी थी। आज हम इनकी डिटेल्स पढ़ेंगे। ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, स्पेस वेव प्रोपेगेशन और स्काई वेव प्रोपेगेशन जो है इनकी हम डिटेल्स पढ़ेंगे। चलिए हम पहले इनको देख लेते हैं कि ये जो कम्युनिकेशन होती है, ये देखें इस कम्युनिकेशन में ये अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस में यहाँ कहीं पर एंटीना है और यहाँ पर ट्रांसमीटर है और यहाँ कहीं पर इसका रिसीवर है। यानी यूँ समझे कि ये वाला ट्रांसमीटर है और ये वाला रिसीवर है। दिस पॉइंट इज रिसीवर और यहाँ से ट्रांसमिट की जा रही है। अब वो वेव्स जो यहाँ से, और दूसरी बात एक और भी इम्पोर्टेंट चीज़ समझ लें कि यहाँ पर हमारा जो एटमॉस्फेयर है, इसके जो लेयर्स हैं इनकी भी आगे क्लासिफिकेशन है। पहली लेयर जो है ना, इसको हम ट्रोपोस्फेयर कह रहे हैं, जो कि ज़मीन की सरफेस से 12 किलोमीटर तक होती है, और उसके बाद 50 किलोमीटर से लेके जो 500 किलोमीटर तक आइनोस्फीयर होता है। लेकिन बहरहाल इस बात को हम बाद में समझ लेंगे, ये कोई ऐसी बात नहीं, आगे हम इसकी डिटेल्स समझ लेंगे। ये है वेव जो स्काई वेव्स हैं, जो कि आइनोस्फीयर से टकरा के वापस आ रही हैं। ये जो वेव्स हैं जो डायरेक्ट जा रही है और जो रिफ्लेक्शन से जा रही है, ये रिफ्लेक्ट होके जा रही है। ये देखिए एक डायरेक्ट वेव है जिसको हम स्पेस वेव कहते हैं, स्पेस वेव प्रोपेगेशन है। और ये इनडायरेक्ट ग्राउंड रिफ्लेक्टेड वेव्स हैं, ये भी स्पेस वेव प्रोपेगेशन है। ये स्काई वेव प्रोपेगेशन हो गई। और तीसरी किस्म की प्रोपेगेशन जो है वो दैट इज दी ग्राउंड वेव्स या सरफेस वेव है, वो ये है। ये जो चल रही है ना, दीज आर दी सरफेस वेव। सो देर आर द थ्री टाइप्स ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द रेडियो वेव्स इन द स्पेस। सो वी विल मूव टुवर्ड द डिटेल्स ऑफ दोज टाइप्स, राइट। सो हमने पहले जो बात की है वो है ग्राउंड और सरफेस वेव प्रोपेगेशन की बात करते हैं। ये किस तरह की प्रोपेगेशन होती है इसके मुतालिक समझते हैं। इस प्रोपेगेशन में जो है नॉर्मली ये इसमें लोअर फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स जो हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है सरफेस वेव प्रोपेगेशन या ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन के लिए, जिनकी रेंज होती है 30 किलोहर्ट्ज से लेके 3000 किलोहर्ट्ज तक, ठीक है। और ये वर्टिकली पोलराइज्ड होती है नॉर्मली रेडियो वेव्स जो हैं, और इनको जो है ये सरफेस ऑफ अर्थ के कंटूर को फॉलो करती हैं। मतलब जमीन जूं जूं, जैसे कि पिछली हम फिगर में देख लेते हैं, आपने देखा है कि जूं जूं अर्थ जो है वो यहाँ से देखें टेढ़ी हो रही है, देख रहे हैं आप, ये कर्व आ रहा है, कंटूर आ रहा है, साथ साथ ये वेव जो है उसके अर्थ के साथ साथ चल रही है, ठीक है जी। ये जो कंटूर आएगा उसके साथ साथ चलेगी। यानी इवन अगर रास्ते में कोई माउंटेन भी आएंगे तो ये माउंटेन की सरफेस से ऊपर चढ़ते हुए तो माउंटेन के साथ साथ जो है वो चलती रहेगी। यानी माउंटेन्स या रास्ते में जो ऑब्स्टेकल्स होंगी वो इसके लिए रुकेंगी नहीं इसको, बल्कि ये उनके इर्द गिर्द मूव करती रहेगी।
सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग वेव्स हैं ये वाली। अच्छा, अब ये जो मोड है प्रोपेगेशन का, यानी जिसको हम सरफेस वेव प्रोपेगेशन कहते हैं, ये ज़मीन जो, क्योंकि ज़मीन जो है ये कंडक्टिव होती है, यानी कंडक्टिंग होती है ना, ज़मीन जो अर्थ जो है इट इज कंडक्टिंग, तो इसलिए ये इसके साथ इंटरेक्ट करती रहती है, और इंटरेक्ट की वजह से फिर ये जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि ये क्लिंग्स दिस सर्फेसेस, यानी सरफेस को क्लिंग करते, मतलब ये चढ़ जाती है, यानी सरफेस से माउंटेन जाएंगे तो माउंटेन्स के साथ साथ ये सरफेस के ऊपर चढ़ती रहेगी, ठीक है जी, और यूं जो है ये आगे चलती रहेगी, यानी रास्ते में जो माउंटेन्स आएंगे वो इसके लिए ऑब्स्टेकल्स नहीं होंगे। ठीक है जी, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये जब ग्राउंड के साथ साथ चलेगी, तो क्योंकि ग्राउंड एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, तो ये अटेनुएट होना शुरू हो जाएंगी, यानी इनकी पावर जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी इन ग्राउंड वेव्स की। वैसे ही एक तो पावर कम होती है, और साथ साथ इसकी अटेनुएशन जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, और अटेनुएशन जो है वो किसके बराबर है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। जिस तरह की फ्रीक्वेंसी होगी उस तरह की अटेनुएशन होगी। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो अटेनुएशन ज्यादा होगी, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो अटेनुएशन कम होगी। ठीक है जी। अब ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं, ये जो सरफेस वेव्स हैं, इनके लिए जो फ्रीक्वेंसीज यूज की जाती हैं वो ये हैं, मतलब ये यानी मीडियम फ्रीक्वेंसीज हैं, लो फ्रीक्वेंसीज हैं, और वेरी लो फ्रीक्वेंसीज के जो बैंड्स हैं वो इसकी कम्युनिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं ग्राउंड या सरफेस वेव प्रोपेगेशन में। अब ये जो ग्राउंड वेव जो यूज होती हैं, ये नॉर्मली ये जो प्रोपेगेशन यूज होती है, ये किसके लिए होती है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज होती है, लेकिन कौन से चैनल्स के लिए होती है, वो होती है बैंड्स, किन बैंड्स के लिए होती है, एमएफ मीडियम बैंड के लिए होती है, लो बैंड के लिए होती है, और उसके बाद जिस तरह मैंने आपको बताया कि वेरी लो बैंड्स के लिए होती है, तो ये एमएफ के लिए होती है और एलएफ के लिए होती है, और साथ साथ इसको फिर हम रेडियो नेविगेशन सिस्टम्स में भी यूज करते हैं। ठीक है जी। तो ये इस सिस्टम में ये ग्राउंड या सरफेस वेव प्रोपेगेशन जो है वो यूज होती है। उसके बाद आ गई है हमारे पास स्पेस वेव प्रोपेगेशन आती है। स्पेस वेव प्रोपेगेशन जो है ये कौन सी, ये किस तरह की वेव्स इसमें इस्तेमाल होती हैं, ये इनके लिए इस्तेमाल होती हैं 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज या इससे थोड़ी ज़्यादा जो है ना वो यूज़ होती हैं ये वाली स्पेस वेव प्रोपेगेशन के लिए। और स्पेस वेव प्रोपेगेशन जो है ये रिफ्लेक्शन, ये एक तो डायरेक्टली जाके टकराती हैं ट्रांसमीटर से एंटीना, और दूसरा एंटीना से, और एंटीना इनको रिसीव कर लेता है। दूसरा ये है कि ये पहले ज़मीन पर टकराती हैं या ज़मीन पे से टकरा के वापस आती हैं, या ट्रोपोस्फीयर से टकरा के वापस आ जाती हैं। ठीक है। और इसलिए ये क्योंकि ट्रोपोस्फीयर से टकरा के वापस आ जाती हैं, इनको इसलिए इनको ट्रोपोस्फेरिकल प्रोपेगेशन भी कहा जाता है। बहरहाल तो मैंने जैसे आपको बताया था कि स्पेस वेव प्रोपेगेशन जो है इसके अंदर दो टाइप्स होती हैं, एक तो डायरेक्ट वेव और लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन होती है, और दूसरी होती है ग्राउंड रिफ्लेक्टेड वेव प्रोपेगेशन होती है। ठीक है जी। तो इनकी अब हम डिटेल पढ़ लेते हैं। ये असल में सिर्फ और सिर्फ इस फिगर में दिखाने का मतलब ये है कि एक ये डायरेक्ट है और दूसरी जो है ना ये टकरा के अर्थ से, ठीक है जी, तो टकरा के रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये देखिए स्पेस वेव्स हैं, ये स्पेस वेव्स हैं जो एक तो डायरेक्ट आ रही हैं, दूसरी जो है ट्रोपोस्फीयर से टकरा के आ रही हैं, और दूसरी जो है वो डायरेक्ट भी जा रही हैं और ज़मीन से रिफ्लेक्ट होकर भी जा रही हैं। और ये सरफेस वेव्स हैं जो साथ साथ सरफेस के जा रही हैं। ये अर्थ का कर्वेचर है, यानी अर्थ जो है आहिस्ता 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 गोल होती चली जाती है, तो उसके साथ साथ जो है ये वेव्स जो है ना वो ट्रैवल करती चली जाती हैं। चलिए, तो स्पेस वेव के अंदर जो पहली टाइप है वो डायरेक्ट वेव्स हैं। डायरेक्ट वेव्स को लाइन ऑफ साइट भी कहते हैं। ठीक है जी। और ये जैसे मैंने आपको बताया है कि ये क्योंकि इनको डायरेक्ट इसलिए कहा जाता है कि ये सीधी ट्रांसमीटर से रिसीवर पर जाती हैं, ठीक है ना, और रास्ते में इनके कोई ऑब्स्टेकल नहीं आती, तो ये डायरेक्टली वहाँ पर मूव करती हैं। इनको स्पेस वेव या स्पेस वेव की टाइप डायरेक्ट वेव्स कहा जाता है। अब दूसरी बात यह है कि ये जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरीली रिक्वायर ए क्लियर साइट पाथ,
तो ये ज़रूरी नहीं है कि इनके लिए कोई क्लियर साइड पाथ चाहिए होता है, ये ज़रूरी नहीं है। इनके रास्ते में वैसे ऑब्स्टेकल आ जाती है, लेकिन बहरहाल नामली नहीं होती है, तो ये ज़रूरी नहीं होता। बहरहाल इनमें नामली, क्योंकि ये थोड़ी स्पेस में हाई रह के चलती हैं, इसलिए रास्ते में जो ख़ास तौर पर बिल्डिंग्स हैं वो तो इनके लिए ऑब्स्टेकल्स जो है ना वो नहीं होती। और ये फिर अगर ऑब्स्टेकल इनके रास्ते में वो आ भी जाएं तो ये उनमें से ट्रांसमिट भी हो जाती है, क्योंकि ये उनके अंदर से पास कर जाती हैं ये वेव्स जो हैं। इवन द लोअर फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स कैन पास थ्रू द बिल्डिंग्स, फोलिएट्स एंड द अदर ऑब्स्ट्रक्शंस, यानी ऑब्स्टेकल्स जो हैं उनके अंदर से जो हैं ये गुजर जाती है, क्योंकि इनको कोई क्लियर पाथ चाहिए नहीं होता। वैसे मैंने जैसे आपको बताया कि ये हाई रह के चलती हैं, तो वैसे ऑब्स्टेकल्स इनके रास्ते में होती नहीं, लेकिन अगर इनके रास्ते में आ भी जाएं तो ये उनके अंदर से पास कर जाती हैं। ठीक है, इन प्रोपेगेशन में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं वो हैं वेरी हाई फ्रीक्वेंसी और इससे अबव इस्तेमाल होती हैं। दूसरी बात ये है कि इनकी ये जो तकरीबन ये जो क्लियर पाथ इन्हें मिलता है कि अगर एक ट्रांसमीटर और रिसीवर जो है 64 किलोमीटर इनके दरमियान फासला हो, ट्रांसमीटर और रिसीवर के दरमियान 64 किलोमीटर फासला हो, तो उनके दरमियान डायरेक्ट जो है वो वेव्स जो है उनकी प्रोपेगेशन हो सकती है। अगर इससे ज़्यादा फासला होगा तो डायरेक्ट प्रोपेगेशन नहीं होगी, क्योंकि इसकी एक रीज़न है, अर्थ का जो है वो है जो कर्वेचर है वो उसके रास्ते में आ जाएगा अगर इससे ज़्यादा साइड पर होंगे तो। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, ये वाली जो डायरेक्ट वेव्स हैं ये किस किस कम्युनिकेशन सिस्टम में इस्तेमाल होती हैं? पहली बात तो ये है कि ये सेल फोन जो हमारे मोबाइल्स हैं उनमें इस्तेमाल होती हैं, कार्डलेस फ़ोन्स हैं, ठीक है, वॉकी टॉकीज़ में इस्तेमाल होते हैं, वायरलेस नेटवर्क्स में इस्तेमाल होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट माइक्रोवेव रेडियो रिले लिंक्स के अंदर इस्तेमाल होती हैं, FM जो रेडियो है वो इनको इस्तेमाल करता है, FM, और उसके बाद टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग के लिए भी ये यूज़ होती हैं, और इवन रेडार्स में भी ये यूज़ होती हैं। और दूसरी बात ये है कि ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूजेस द लॉन्गर लाइन ऑफ द साइड पाथ्स, तो क्योंकि सैटेलाइट कम्युनिकेशन में रास्ते में ऑब्स्टेकल्स नहीं होती हैं और इसलिए इनकी जो लाइन ऑफ साइट के पाथ जो है ना वो लॉन्गर हो सकते हैं। और ये कितने लॉन्गर हो सकते हैं जी? ये 22,000 माइल तक यानी 35,000 किलोमीटर तक लॉन्ग हो सकते हैं। यानी ज़मीन से अगर बहुत दूर एक सैटेलाइट है वो ये डायरेक्ट वेव भेजता है अर्थ के ऊपर, ठीक है जी, तो वो 35,000 किलोमीटर तक अगर ज़मीन से ऊपर है तो वो ज़मीन पर वो वेव्स जो हैं वो पहुंच जाएंगी, ठीक है जी। और जैसे कि ये स्पेस क्राफ्ट जो हैं यानी इनको सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूजेस द लॉन्गर लाइन ऑफ साइड पाथ्स, फॉर एग्जांपल होम सैटेलाइट डिशेस receives the signals from the communication satellites जो कि 35,000 किलोमीटर above the earth होते हैं, and ground stations can communicate with the spacecraft billions of the miles from the earth। और spacecraft जो हैं वो क्योंकि billion of the miles दूर होते हैं अर्थ से, तो वो भी communicate कर लेते हैं through the direct waves जो हैं अर्थ पर जो है इनसे किया जा सकता है। ओके, दूसरी टाइप है स्पेस वेव की, वो है जी ग्राउंड रिफ्लेक्टेड वेव्स, यानी ये स्पेस वेव्स वो हैं जो ज़मीन से टकरा के ट्रांसमीटर से आते हुए ज़मीन पर टकराती हैं और ज़मीन से रिफ्लेक्ट होके ये दोबारा एंटीना तक पहुंच जाती हैं। ये जिस तरह के रेडियो वेव्स में स्ट्राइक द अर्थ एंड बाउंस ऑफ, और ये वापस आ जाती हैं एंड रिसीव्ड बाय द एंटीना। द स्ट्रेंथ ऑफ द रिफ्लेक्शन डिपेंड्स ऑन दी लोकल कंडीशंस, तो ये लोकल कंडीशंस के ऊपर ना रिफ्लेक्शन पर डिपेंड करती है रिफ्लेक्शन किस कदर हो रही है, यानी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो है वो कितना है, किस कदर रिफ्लेक्ट हो रही हैं टकराने के बाद, कितनी अब्जॉर्ब हो रही है, कितनी रिफ्लेक्ट हो रही हैं, तो ये कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इनमें एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना होता है कि क्योंकि रिफ्लेक्टेड वेव एक होती है डायरेक्ट वेव और एक होती है रिफ्लेक्टेड वेव। अब जब ये रिफ्लेक्टेड वेव होगी और क्योंकि इसका अगर फेस जो है ये डायरेक्ट वेव के जो है 180 पर होगा, तो ये इससे रिफ्लेक्शन की वजह से, दो वेव्स की वजह से, ग्राउंड रिफ्लेक्टेड वेव और डायरेक्ट वेव जो है ना आपस में जो है वो इंटरफेयर करेंगी और इंटरफेरेंस की वजह से वो डिस्ट्रक्शन उनकी हो जाएगी, क्योंकि वो 180 के
यानी फेज डिफरेंस के साथ एक दूसरे के ऊपर पड़ेंगी। तो इसलिए अगर 180 का फेज डिफरेंस आएगा डेफिनेटली, तो फिर वो एक दूसरे के साथ वो ग्राउंड ये स्पेस में ये आपस में ख़त्म भी हो जाती हैं। ओके, और ये नॉर्मली हॉरिजेंटली पोलराइज्ड लाइट इनमें होती हैं, यानी हॉरिजेंटली पोलराइज्ड वेव्स आर रिफ्लेक्टेड विद द ऑलमोस्ट द सेम इंटेंसिटी बट विद 180 फेज रिवर्सल। यानी हॉरिजेंटली पोलराइज जो होती हैं, जो ज़मीन के साथ साथ पोलराइज होती हैं, ज़मीन की सरफेस पर पोलराइज होती हैं, यानी ज़मीन की सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं पड़ती, हॉरिजेंटली पोलराइज होती हैं, हॉरिजेंटली पड़ती हैं, वो तकरीबन सेम इंटेंसिटी से वापस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, लेकिन उनके फेज में तकरीबन 180 डिग्री का रिवर्सल आ जाता है। वर्टिकली पोलराइज्ड वेव जो होती हैं जनरली रिफ्लेक्ट लेस देन द हाफ ऑफ द इंसिडेंट एनर्जी। तो ये क्योंकि टकराने के बाद क्योंकि वर्टिकली पोलराइज होती हैं, ये ज़मीन में अर्थ में अब्जॉर्ब हो जाती हैं और ये तकरीबन 50% जो हैं ये अब्जॉर्ब हो जाती हैं और बाकी जो हैं ये एनर्जी जो है वो वापस लेकर रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर दैन द 100 डिग्री देयर इज़ वेरी लिटिल चेंज इन द फेज एंगल। तो अगर ये 100 डिग्री के ऊपर टकराएं तो फेज चेंज एंगल में नहीं आता तकरीबन, यानी वर्टिकली पोलराइज जो वेव्स होती हैं वो वैसे ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी, उनमें फेज में चेंज उतनी नहीं आएगी। चलिए जी, उसके बाद तीसरी टाइप जैसे कि हमने बात की थी कि ये स्काई वेव्स की टाइप है। स्काई वेव्स जो है इनमें पहली बात तो ये है कि स्काई वेव प्रोपेगेशन को हम स्किप भी कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, स्किप भी कहते हैं। और स्किप क्यों कहते हैं इसकी अभी आपको बात समझ आएगी, क्योंकि ये स्पेस में पहले जाती हैं और स्पेस में जाके आइनोस्फीयर से ये रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट होके तो ज़मीन पर वापस आती हैं आइनोस्फीयर से, इसलिए इनको स्काई वेव्स कहा जाता है। यानी ये वाली वेव्स जो हैं आइनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होके या रिफ्रैक्ट होके ज़मीन पर वापस आ जाती हैं, जिसकी वजह से इन्हें स्काई वेव्स कहा जाता है या स्किप कहा जाता है। अच्छा, इनको स्किप क्यों कहा जाता है इसकी मतलब बात करते हैं, क्योंकि ये जब एक एंगल पर जाएंगी और जाके रिफ्लेक्ट बैक होंगी तो बहुत सारा एरिया जो है ये स्किप करके तो ये उसमें इनकी कम्युनिकेशन नहीं होगी, तो इसलिए इनको स्किप प्रोपेगेशन भी कहते हैं। रेडियो वेव डायरेक्टेड एट एन एंगल into the sky can be reflected back to the earth beyond the horizon by the layers of the ionosphere allowing the long distance radio communication। तो ये जो है अगर कोई ऐसी वेव जो है जिसको किसी खास एंगल पर स्काई के ऊपर फेंका जाए तो ये दूर दूर तक इनकी कम्युनिकेशन जो है ना वो हो जाती है, लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ये कम्युनिकेशन हो जाती है। इसको मैं दिखाता भी हूँ आपको, तो इनकी क्यों लॉन्ग डिस्टेंस तक कम्युनिकेशन हो जाती है। ठीक है जी, इसकी अभी बात करते हैं हम। अब क्योंकि एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर्स होती हैं, एटमॉस्फेयर की लेयर्स जो है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है खासतौर पे आइनोस्फीयर जो होता है उसकी लेयर्स होती हैं डी लेयर, ई लेयर, F1 लेयर और F2 लेयर्स होती हैं। ठीक है, और ये जो वेव्स हैं ये वहाँ से टकरा के वापस आ जाती हैं। अब बात समझने वाली है, दी F2 लेयर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइनोस्फेरिक लेयर फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस मल्टी हूप हाई फ्रीक्वेंसी प्रोपेगेशन। यानी ये जो F2 लेयर जो होती है, अभी हम आपको एटमॉस्फेयर की लेयर्स दिखाएंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा कि F2 लेयर कौन सी है, जहाँ से ये वेव टकरा के ये जो हाई फ्रीक्वेंसी वेव होती है ये टकरा के तो लॉन्ग डिस्टेंसेस कम्युनिकेशन के लिए इनको यूज किया जाता है। So the F1, E and D layers also play significant role। मतलब ठीक है कि मतलब F1 और E और D जो लेयर्स हैं ये भी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं, लेकिन इसमें कम्युनिकेशन में, लेकिन F2 जो है वो सबसे ज़्यादा करती है। जिस तरह की अब हम बात करते हैं कि जब D लेयर होती है, अच्छा अब इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताने लगे हैं कि द D लेयर व्हेन प्रेजेंट ड्यूरिंग द सनलाइट पीरियड कॉजेज द सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ द सिग्नल लॉस। यानी डे लाइट में ये जो डी लेयर होती है ये क्या करती है कि ये सिग्नल को बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेती है। क्यों? रीज़न क्या है? रीज़न है इसी तरह ई जो है वो भी कर लेती है। ई लेयर हुज मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी कैन राइज टू 4 मेगाहर्ट्ज एंड अबव and thus block the higher frequency signals from reaching the
F2 लेयर। असल में ये होता है कि जब ये जो हाई फ्रीक्वेंसी की लेयर्स जो हैं ये ऊपर जाती हैं तो ये F2 लेयर तक रिफ्लेक्शन से पहले D लेयर जो है ना इनको ऑब्जर्व कर लेती है, और ऑब्जर्व इसलिए करती है कि दिन के वक्त D लेयर के अंदर आयोनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है और E लेयर में आयोनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ये आयोनाइजेशन कौन कर रहा होता है? स्पेस से आने वाली जो रेडिएशंस होती हैं, जो सन से या स्पेस से आने वाली रेडिएशंस होती है, कॉस्मिक रेज होती हैं, वो इनमें दिन के अंदर क्योंकि ये आ रही होती हैं सन से, तो इसलिए यहाँ पर आयनाइजेशन ज़्यादा हो जाएगी और डी लेयर के अंदर आयनाइजेशन ज़्यादा होने से अंदर डैम्पिंग, जो वेव्स की डैम्पिंग ज़्यादा हो जाएगी। डी लेयर में और ई लेयर में डैम्पिंग ज़्यादा हो जाएगी, यानी वेव्स डैम्प करना शुरू हो जाएंगी और F2 लेयर तक नहीं पहुँच पाएंगी। इसलिए जो है ये डी और ई लेयर जो है ये ऑब्जॉर्ब करती हैं, और जैसे कि यूजेबल फ्रीक्वेंसीज जो है ना इनके लिए डी लेयर और ई लेयर को क्रॉस करने के लिए ज़रूरी है कि फिर आप 4 मेगाहर्ट्ज से 4 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की वेव सिग्नल जो हैं वो भेजे जाए। बल्कि ये क्या करती है कि जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स हैं, दस ब्लॉक दी हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स फ्रॉम रीचिंग दी F2 लेयर। तो ये जो 4 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के जो सिग्नल्स होते हैं वो उस तक F2 लेयर तक पहुंचने में नाकाम हो जाते हैं। इसलिए ये HF हाई फ्रीक्वेंसी जो सिग्नल्स हैं उनको वहाँ पर भेजा जाता है। दी लेयर्स आर मोर अप्रोप्रिएटली रीजन्स, यानी ये जो लेयर्स हैं ये ख़ास रीजन्स हैं, आर डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द सन। ये जो रीजन्स हैं ये जो लेयर्स हैं DE, F1, F2 ये सनलाइट से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। ये इसी वजह से क्योंकि सनलाइट में, ठीक है जी, या इसके अलावा सीजनल साइकिल की वजह से, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये वाले DE और F1 और F2 लेयर जो है ना ये मुतासर होती हैं ये जो सन की जो रेडिएशन सन से आ रही होती है उनकी वजह से। चलिए जी, तो ये है असल में स्काई वेव्स। ये देख रहे हैं आपके यहाँ से अगर फर्ज करें यहाँ पर कोई ट्रांसमीटर है तो ट्रांसमीटर ने यहाँ से ट्रांसमिट किए हैं रेडिएशंस, ये आयनोस्फीयर से टकराई हैं, आयनोस्फीयर से टकरा के तो ये वापस ज़मीन पर आई हैं। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक के एरिया में ये नहीं गिरी, इसलिए इसको स्किप कहते हैं। दिस इज़ नोन एज स्किप। ये इसको स्किप डिस्टेंस भी कहते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्किप कर गई है ना डिस्टेंस को, कि ये यहाँ से टकरा के यहीं पर गिरेंगी, ये यहाँ से टकरा के यहाँ पर नहीं गिरेंगी, यहाँ से टकरा के यहीं पर गिरेंगी, तो इसलिए ये स्किप कर जाती हैं एरियाज़ को, जिसलिए इन्हें स्किप भी कहा जाता है स्काई वेव्स को। और इनका मॉडल इसीलिए ये जब इधर से आयनोस्फीयर से टकरा के ज़मीन पर आती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होकर फिर दोबारा आयनोस्फीयर पर जाती हैं, फिर रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, इसी तरह फिर आयनोस्फीयर पर यूँ रिफ्लेक्ट बैक होके तो यूँ ये दूर दूर तक पहुँच जाती हैं। जिस तरह के अगर आप सेटेलाइट कम्युनिकेशन जो है ये अगर आपकी डायरेक्टली ना हो, मतलब अगर फर्ज करें आपने सेटेलाइट कम्युनिकेशन की बजाय आपने सिग्नल को दूर ज़मीन के ऊपर, यानी फर्ज करें आपका सिग्नल जो है वो सऊदी अरब में जनरेट हुआ है और वो पाकिस्तान तक आएगा अगर रेडियो सिग्नल, तो वो फिर आयनोस्फीयर से टकरा के और ज़मीन से टकरा के वो यहाँ तक पहुँच जाएगा। इसलिए ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो ये देखिए, ड्यूरिंग द सोलर मैक्सिमा और द सनस्पॉट हाइज एंड पीक्स, ये असल में ख़ास ये इवेंट्स हैं, इनको मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा। ये सीजनल इवेंट्स होते हैं जिनकी वजह से वो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो डिस्टर्ब होता है। द होल हाई फ्रीक्वेंसी रेंज अप टू 30 मेगाहर्ट्ज, यानी 30 मेगाहर्ट्ज तक जो हाई फ्रीक्वेंसी रेंज है कैन बी यूज यूजुअली अराउंड द क्लॉक, यानी 24 घंटे हम ये 30 मेगाहर्ट्ज तक ये यूज़ करते हैं। एंड F2 प्रोपेगेशन अप टू, यानी F2 तक प्रोपेगेशन जो होती है, जो सिग्नल जो जाते हैं अप टू 50 मेगाहर्ट्ज इज ऑब्जर्व फ्रीक्वेंटली डिपेंडिंग अपॉन द डेली सोलर फ्लक्स। तो ये डेली सोलर फ्लक्स के लिहाज से
जो रेडिएशन की वैल्यूज होती हैं उनके लिहाज से, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब करती हैं, उसके लिहाज से फिर ये इनकी प्रोपेगेशन जो है 30 मेगाहर्ट्ज से लेके 50 मेगाहर्ट्ज तक जो है वो जाती है, ये हाई फ्रीक्वेंसी की रेंज तक ले जाते हैं ताकि कम्युनिकेशन हो पाए। ड्यूरिंग दी सोलर मिनिमा, यानी अगर सोलर जो है सोलर मिनिमा हो, सोलर मिनिमा, अब ये मैं इन ये जो सोलर मिनिमा जो है ये मैं आपको नहीं बता सकता यहाँ पर कि ये क्या होता है। ये एक इवेंट होता है सूरज की वजह से, उसको हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में इसका हिस्सा नहीं है। तो उस वक्त जो फ्रिक्वेंसीज जो यूज होती है ना 15 मेगाहर्ट्ज इज जनरली जो है वो अनअवेलेबल होती हैं, क्योंकि वो अब्जॉर्ब हो जाती हैं, इस वजह से ये फ्रीक्वेंसीज जो है ना वो यूज़ नहीं हो सकती ये स्काई कम्युनिकेशन में जो है, ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा ये जो एटमॉस्फेयर है ये किस तरह का बना हुआ है। पहले हम अपने एटमॉस्फेयर को देख लेते हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर कैसे बना हुआ है, यानी अर्थ के इर्द गिर्द जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसके पोर्शंस किस किस तरह से बने हुए हैं, पहले इसको देख लेते हैं। ये इस स्लाइड के ऊपर बाद में आते हैं, पहले इस स्लाइड पर आ जाते हैं। इस स्लाइड में देखिए, जमीन से 7.16 किलोमीटर यानी 7 किलोमीटर तक जो है ये जो हाइट होती है इसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर। जमीन से 50 किलोमीटर तक हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर, और ये जो स्ट्रेटोस्फियर होता है ये ओजोन लेयर है, ठीक है जी। यानी ये तकरीबन आप यूं समझें कि ये जो लेयर है ये जो ओजोन लेयर है ये तकरीबन कोई 40 किलोमीटर की होती है, इसकी थिकनेस है, ओजोन लेयर की थिकनेस स्ट्रेटोस्फियर में 40 किलोमीटर है तकरीबन। चलिए, उसके बाद यहां 50 से शुरू होके तो तकरीबन 500 किलोमीटर तक, यहां तक जो है ये 500 किलोमीटर तक 50 किलोमीटर से लेके यानी आप यूं समझिए बल्कि 550 किलोमीटर तक जो है वो ये आइनोस्फीयर होता है, ठीक है। इसमें से आइनोस्फीयर में से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो थर्मोस्फीयर का है, उसके बाद एक्सोस्फीयर का है, एक्सोस्फीयर का है, और एक्सोस्फीयर के बाद फिर तकरीबन 1000 किलोमीटर के बाद, ठीक है जी, 1000 किलोमीटर से बाद जो है ना ये आउटर स्पेस शुरू हो जाती है जिसको हम कहते हैं मैग्नेटोस्फीयर। तो हमारा असल में मतलब जो रेडियो कम्युनिकेशन में वो आइनोस्फीयर से है, जिसकी थिकनेस जो है तकरीबन 500 किलोमीटर होती है। ये 500 किलोमीटर थिक होता है। 50 किलोमीटर से लेके, जमीन से 50 किलोमीटर से लेके फर्दर आगे 500 किलोमीटर तक ये जो है ये हमारा आइनोस्फीयर होता है। और आइनोस्फीयर जो है इसकी ये कंस्ट्रक्शन अब देख लेते हैं सिर्फ हम आइनोस्फीयर की। अब आइनोस्फीयर क्या होता है? आइनोस्फीयर ये देख लें पहले क्या होता है। द आइनोस्फीयर इज द ionized part of the earth upper atmosphere from about 60 kilometer to 1000 kilometer altitude, a region that includes the thermosphere and a part of the mesosphere and exosphere। तो यानी ये इसके थर्मोस्फीयर है और उसके बाद मेसोस्फीयर है और उसके बाद एक्सोस्फीयर, ये 3 स्फीयर होते हैं जिसके अंदर ये यानी आइनोस्फीयर कहते हैं जिसको ना। अब दी आइनोस्फीयर इज आयनाइज्ड बाय द सोलर रेडिएशंस, यानी आइनोस्फीयर जो है इसके अंदर आयनाइज्ड गैस होती है और ये आयनाइज्ड गैस जो है ये किसकी वजह से होती है? सोलर रेडिएशन की वजह से होती है। अब हमारा एटमॉस्फेयर जो है इसके अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी होती है, उसके बाद ऑक्सीजन भी होती है। तो ये मुख्तलिफ रेडिएशन जो है इनको आयनाइज करती हैं जिसकी वजह से ये आइनोस्फीयर बनता है। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉर्म्स एन इनर एज ऑफ द मैग्नेटोस्फीयर, यानी कि जो अपर मैग्नेटोस्फीयर होता है उसका एज बनाता है ये ना आइनोस्फीयर जो होता है, जिसको हम आउटर स्पेस कहते हैं वो मैग्नेटोस्फीयर होता है। मैग्नेटोस्फीयर उसको क्यों कहते हैं यहां पर मैं डिस्कस नहीं कर रहा, ये जो फिजिक्स वाले बच्चे हैं वो खुद ही समझ जाएंगे, वो जाके खुद पढ़ ले मैग्नेटोस्फीयर क्या होता है, या इसकी अगर क्लास हो तो उसमें फिर बात डिस्कस हो सकती है। इट हैज ए प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस बिकॉज अमंग अदर फंक्शंस it influenced the radio propagation to distances placed on the earth। तो ये असल में जो आइनोस्फीयर है ये असल में प्रोपेगेशन जो है, डिस्टेंस प्रोपेगेशन जो है उसको इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, बहुत ज्यादा। अब इसमें ये जो आइनोस्फीयर का रीजन है ये जैसे मैंने बताया आपको 60 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक होता है इसकी थिकनेस, ठीक है जी। और इसके अंदर भी फर्दर जो है लेयर्स हैं,
ये जो आइनोस्फीयर है इसके अंदर फर्दर लेयर्स हैं, उसकी भी बात कर लेते हैं, ये वो अगली हम बात करते हैं। ये आइनोस्फीयर की कुछ हिस्ट्री लिखी हुई है, अगर आप पढ़ना चाहें तो आइनोस्फीयर की हिस्ट्री जो है वो आप पढ़ सकते हैं। ये मैंने एक स्लाइड दे दी है, ये याद करने के लिए, इट इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन दैट हाउ द आइनोस्फीयर or the upper atmosphere is discovered by the different scientists in the history. Okay, now अब हम बात करते हैं, ये जो आइनोस्फीयर होता है ना, बुनियादी तौर पर जब रात होती है तो इसकी दो लेयर्स होती हैं, जब रात होती है तो इसकी दो लेयर्स होती हैं, ठीक है। दो लेयर कह लें या आप तीन भी कह सकते हैं जी, तीन लेयर कह लें आप कि एट नाइट इसमें एफ लेयर होती है, उसके बाद ई लेयर होती है और डी लेयर होती है। डी लेयर सबसे नीचे होती है, ई लेयर उससे ऊपर होती है और एफ लेयर उससे ऊपर होती है। लेकिन जब दिन आ जाता है तो रेडिएशन ज्यादा हो जाती है, तो एफ लेयर जो है वो स्प्लिट हो जाती है, एफ लेयर स्प्लिट होके F1 और F2 में चली जाती है, और डी और ई में आयनाइजेशन जो है वो भी ज्यादा हो जाती है। आयनाइजेशन जो है इसमें भी ज्यादा हो जाती है डे में। तो डे में और नाइट में ये जो आइनोस्फीयर है इसका स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है, डे में और नाइट में इसका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होता रहता है। चलिए इसके स्ट्रक्चर को आप देख लेते हैं कि ये जो आइनोस्फीयर है इसके स्ट्रक्चर क्या है। ये देखिए रात में देखिए एफ लेयर है, नाइट में एफ लेयर है, ई लेयर है, और यहां पर ये एक डी लेयर आ रही है, डी लेयर है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन में जो वेरी लो फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं वो क्या करती हैं, जब उनको स्काई वेव्स भेजी जाती हैं तो ये ई लेयर से टकरा के वापस आती हैं रात में। लेकिन दिन के वक्त जो है ये जो एफ लेयर है ये स्प्लिट हो जाती है, F2 में नीचे वाली लेयर में, F1 लेयर में स्प्लिट हो जाती है। ई लेयर में आयनाइजेशन ज्यादा हो जाती है, इसी तरह डी लेयर में भी दिन में आयनाइजेशन ज्यादा हो जाती है, जिसका तस्करा हमने पीछे पढ़ा भी है। और इस सिचुएशन में जो स्काई वेव्स हैं दिन के वक्त डी लेयर से टकरा के वापस आ जाती हैं। तो यानी इसमें जो स्काई वेव्स होती हैं वो ट्रांसमिटेड से फिर एंटीना की तरफ चली जाती हैं, ठीक है जी, डी लेयर से टकराकर। तो दिन में और रात में फिनोमिना मुख्तलिफ है, ठीक है जी। तो आइनोस्फीयर का स्ट्रक्चर जो है ये दिन में और रात में चेंज होता रहता है। इसकी एक एक्सप्लेनेशन और भी हम देख लेते हैं कि दिन में ये देखें, ये टोटल अब देखने वाली बात ये है कि आइनोस्फीयर है कितना। ये डी से शुरू होके ना, डी लेयर से शुरू होके, उसके बाद डी लेयर है, फिर ई लेयर है, फिर एफ लेयर है, फिर F2 लेयर है, फिर F1 लेयर है। तो ये जो है दिन के वक्त और रात के वक्त सिर्फ ये ई लेयर होती है और एफ लेयर होती है। डी को भी डिस्कस नहीं किया जाता रात में, लेकिन रात में डी हो सकती है, ई में मर्ज हो जाती है, यूं आप कह सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो डी लेयर है ये कितनी है, इसकी थिकनेस कितनी है, ठीक है जी, इसको हम देख लेते हैं। डी लेयर जो है ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है जमीन की तरफ से, अगर हम ऊपर देखें तो ये इनर मोस्ट लेयर है। इसकी थिकनेस 60 किलोमीटर से लेकर 90 किलोमीटर तक होती है, ठीक है जी, और मतलब 30 किलोमीटर थिकनेस है इसकी डी लेयर की, ठीक है जी, अबव द सरफेस। इसमें आयनाइजेशन जो है ये हाइड्रोजन से जो रेडिएशन एमिट होती हैं, हाइड्रोजन गैस क्योंकि लेयर में होती हैं, सबसे पहले ये जो जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और ये खत्म हो जाती है तो ऊपर की तरफ हाइड्रोजन गैस होती है, और हाइड्रोजन गैस के ऊपर जब हमारे एटमॉस्फेयर में रेडिएशन पड़ती हैं तो उसमें से सीरीज अल्फा लाइमन सीरीज जो है उसकी अल्फा लाइन एमिट होती है, जो कि ये जो हमारा आइनोस्फीयर है डी लेयर, इसके अंदर जो है ये आयनाइजेशन प्रोड्यूस करती है। और ये किसमें आयनाइजेशन प्रोड्यूस करती है, नाइट्रिक ऑक्साइड में जो है वो आयनाइजेशन प्रोड्यूस करती है। ये जो लाइमन सीरीज की अल्फा लाइन होती है। अब आपने अगर हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, हाइड्रोजन एटम का मॉडल पढ़ा हुआ है बोर का, तो आपको लाइमन सीरीज की अल्फा लाइन की समझ आ जाएगी। बहरहाल मैं यहां पर इसको डिस्कस नहीं कर रहा। बहरहाल ये एक रेडिएशन होती है जो हाइड्रोजन के एटम से एमिट होती है, जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड को जो है आयनाइज करती है, मॉलिक्यूल को आयनाइज करती है। उसके बाद इन एडिशन साथ एक्सरेज, हार्ड एक्सरेज आते हैं स्पेस से, जिनकी जो वेवलेंथ होती है वो तकरीबन 1 नैनोमीटर से कम होती है। तो वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन डाइऑक्साइड को जो है ना, ये इस एटमॉस्फेयर में
ये जो हमारा डी लेयर होती है आयनोस्फीयर में, उसको आयोनाइज करती है। फिर इनमें रिकम्बिनेशन भी होती है कि मतलब एटम्स जो है एक्साइट होते हैं और आयोनाइज होते हैं और फिर डी आयोनाइज होते हैं, यानी कम्बिनेशन होता है और रेडिएशंस एमिट होती हैं। तो ये वाला चलता रहता है, लेकिन इसीलिए रिकम्बिनेशन की वजह से जो डी लेयर है इसमें ज्यादातर जो है ना न्यूट्रल लेयर होती है, यानी इसमें आयंस होते हैं लेकिन कम मिकदार में होते हैं, ज्यादातर जो हैं वो न्यूट्रल होते हैं। चलिए, इसके अंदर जो है मीडियम फ्रीक्वेंसी जो है एंड लोअर हाई फ्रीक्वेंसी, यानी लोअर हाई फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स जो हैं वो इनमें अटेनुएट हो जाती हैं, डी लेयर के अंदर अटेनुएट हो जाती है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ ही अब्जॉर्ब हो जाती हैं। ठीक है, एज दी पासिंग रेडियो वेव्स काजेज इलेक्ट्रॉन टू मूव, और क्योंकि ये जो ही इलेक्ट्रॉन से टकराती है, क्योंकि आयनाइज्ड गैस होती है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, तो आयन्स को मूव करवाती है, विच देन कोलाइड विद द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स गिविंग अप देयर एनर्जीज, और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इनको एनर्जीज दे देते हैं। मतलब ये जो वेव्स हैं ये अपनी एनर्जी जो है डी लेयर में लूज करती हैं। लोअर फ्रीक्वेंसी एक्सपीरियंस दी ग्रेटर अब्जॉर्प्शन, जो जिनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है उनकी अब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है, बिकॉज दे मूव द इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड leading to the greater chance of the collisions। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है ज्यादा दूर तक जाते हैं और इसलिए कोलिजन के चांस बढ़ जाते हैं, इसलिए इनकी अब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है। दिस इज द मेन रीजन ऑफ द फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स, पर्टिकुलरली एट द 10 मेगाहर्ट्ज। 10 मेगाहर्ट्ज जो है ना वो ज्यादा डी लेयर के अंदर अब्जॉर्ब हो जाती हैं दिन में, विद प्रोग्रेसिवली लेस अब्जॉर्प्शन। इसी तरह जो आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते चले जाएंगे तो इनकी प्रोग्रेसिव जो है ना वो प्रोग्रेसिवली इनकी फ्रीक्वेंसीज जो है वो अब्जॉर्प्शन कम होती चली जाएगी। दिस इफेक्ट पीक्स अराउंड द नून, जो ही दिन का नून आता है तो ये जो इफेक्ट होता है ये अब्जॉर्प्शन का ये पीक पर होता है, एंड इज रिड्यूस्ड एट द नाइट, और रात में ये कम हो जाता है ड्यू टू द डिक्रीज इन द डी लेयर थिकनेस, क्योंकि रात को डी लेयर थिकनेस कम हो जाती है, ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है या कम हो जाती है चले, और इसका बिल्कुल स्मॉल सा ओनली स्मॉल पार्ट रिमेन्स ड्यू टू द कॉस्मिक रेज, और क्योंकि कॉस्मिक फिर भी आ रही होती है तो डी लेयर कुछ ना कुछ बच जाती है रात में। कॉस्मिक रे यानी दिन में सूरज की लेयर तो बंद हो जाए, रात को सूरज की लाइट तो बंद हो जाती है, लेकिन कॉस्मिक रेज आ रही होती है, उसकी वजह से ये हो जाती है। A common example of the D layer in action is the disappearance of the distant AM broadcasting band station in daytime। यानी ये जो AM होता है ये डे टाइम में, क्योंकि डी लेयर में इस डिसअपियर हो जाता है, और उसकी रीजन यही होती है कि डे टाइम में आपने कभी रेडियो सिग्नल ऑन किया हो, आपने देखा होगा, आप मुझे नहीं पता आपने एक्सपीरियंस किया कि नहीं, लेकिन रात को अगर रेडियो ऑन करें तो आपको पता है चैनल ज्यादा आ रहे होते हैं और दिन के वक्त चैनल्स कम आ रहे होते हैं। बस दिस इज द रीजन असल में ये कि डी लेयर जो है उनको ऑब्जर्व कर लेती है दिन के वक्त, इसलिए वो फिर सिग्नल जो है वो जमीन तक नहीं पहुंच रहे होते, एएम के यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के सिग्नल जो है नहीं पहुंच रहे होते, जिसकी वजह से हमारी वो जो है रेडियो ब्रॉडकास्टिंग नहीं हो रही होती है एएम पर, यानी जो एएम चैनल होता है, जो एएम बैंड होता है उसके ऊपर नहीं हो रही होती। उसके बाद ई लेयर है। ई लेयर जो है इसकी थिकनेस जो है 90 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर तक, तकरीबन ये 60 किलोमीटर थिक होती है, यानी वहां से 60 किलोमीटर थिक होती है ई लेयर। ठीक है, इसको आयोनाइज करते हैं सॉफ्ट एक्सेस जो सूरज से आ रहे होते हैं, जिनकी वेवलेंथ 1 से 10 नैनोमीटर होती है, ये उसको ये आयोनाइज कर रहे होते हैं, या फार वायलेट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सोलर रेडिएशन होती हैं वो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है उसको जो है ये आयोनाइज कर रही होती हैं। ठीक है जी। This layer can only reflect the radio waves having the frequency lower than about the 10, यानी जो ही ऐसी रेडियो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा होती है, ये जो ई लेयर है उनको ऑब्जर्व कर लेती है और उनसे कम वालियों को छोड़ देती है। अब आपके ज़हन में आएगा ये कम वालों को छोड़ देती है, ज्यादा वालों को पकड़ लेती है, ये रीजन क्या है? अच्छा, ये असल में रीजंस होती हैं कि जो अब्जॉर्प्शन होती है ये असल में एक खास फिनोमिना है जो कि इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि जो रेडिएशंस होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जो उस ई लेयर के अंदर जो एटम्स होते हैं उनकी जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसके मुताबिक, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी जब हो जाएगी, जब इनकी एनर्जी हो जाएगी तो वही सिर्फ अब्जॉर्ब होंगी, दूसरी अब्जॉर्ब नहीं होंगी। सो लो फ्रीक्वेंसी की जो है ना अब्जॉर्ब नहीं होती,
और हाई फ्रीक्वेंसी की एब्जॉर्ब हो जाती हैं। एट नाइट ई लेयर वीकन्स, रात के वक्त जो है ना ये ई लेयर जो है ना ये बहुत कमजोर हो जाती है, क्योंकि सन से रेडिएशन नहीं आ रही होती है और आयनाइजेशन इसकी कम हो जाती है, ठीक है ना, तो उस वजह से ये वीक हो जाती है। लेकिन अच्छा, जो ही सूरज गरूब हो जाता है तो इसकी हाइट में जो है ई की हाइट में ये इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, ये इसकी हाइट जो है ना ऊपर जाना शुरू हो जाती है, ये ऊपर हो जाती है, यानी नीचे वाली जो इसकी लिमिट होती है वो ऊपर चली जाती है, तो ये जो है इसकी थिकनेस कम हो जाती है, यूं समझें आप। चलिए, ये जो ई लेयर है इसको हैवीसाइड लेयर भी कहते हैं। हैवीसाइड लेयर जो है, हैवीसाइड एक साइंटिस्ट था, उसके नाम पर इसको हैवीसाइड जो है उसके नाम पर इसको इस लेयर को ई लेयर को हैवीसाइड लेयर भी कहा जाता है। उसके बाद है एफ लेयर। एफ लेयर जो है, द एफ लेयर एक्सटेंड फ्रॉम 150 किलोमीटर टू मोर देन 500 किलोमीटर। ये सबसे थिक होती है लेयर जो है एफ लेयर है, ये आप अंदाजा कर ले 350 किलोमीटर थिक होती है ये वाली लेयर जो है तकरीबन, ये जो एफ लेयर होती है। अच्छा, इसको आयोनाइज कौन कर रहा होता है? इसको आयोनाइज कर रहा होता है अल्ट्रावायलेट रेज जो है, ये एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट रेज जो है ना ये आ रही होती हैं, और उसके बाद 10 to 100 नैनोमीटर वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो वाली आ रही होती हैं, जो कि इसको आयोनाइज कर रही होती हैं, और ये एटॉमिक ऑक्सीजन को ओजोन लेयर इसमें एटॉमिक ऑक्सीजन को जो है ना आयोनाइज कर रही होती हैं, ये आयनोस्फीयर में, ठीक है जी। द एफ लेयर कंसिस्ट ऑफ द लेयर F2 एट नाइट। रात के वक्त जो है सिर्फ F2 लेयर होती है जो अपर लेयर होती है, बट ड्यूरिंग द डे दिस सेकेंडरी पीक लेबल्ड एज F1 often forms in the electron density profile, क्योंकि रात के वक्त जो है ये सिर्फ F लेयर होती है और F2 लेयर होती है, और दिन के वक्त जो है ये F1 लेयर जो है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से पैदा हो जाती है, ठीक है ना। बिकॉज द F2 लेयर रिमेन्स बाय द डे, क्योंकि और नाइट F2 लेयर जो है वो दिन भी रहती है रात भी रहती है, लेकिन F1 लेयर जो है वो सिर्फ और सिर्फ दिन के वक्त रहती है, रात के वक्त नहीं रहती है। It is responsible for the sky wave propagation of the radio waves and long distance high frequency या शॉर्ट वेव्स रेडियो कम्युनिकेशन। जैसे हमने पीछे पढ़ा भी था कि जो स्काई वेव्स होती है ये F2 लेयर से ही टकरा के वापस आती हैं, और इसमें कुछ ऐसी वेव्स होती हैं जो कि खास फ्रीक्वेंसी की होती हैं, इनको DE लेयर जो हैं ऑब्जॉर्व कर लेती हैं और F1 लेयर ऑब्जॉर्व कर लेती हैं। इसलिए ये जो कम्युनिकेशन होती है स्काई वेव्स के कम्युनिकेशन, ये दिन के वक्त जो है F2 लेयर की वजह से ही होती है। हालांकि F2 लेयर दिन और रात के वक्त दोनों के लिए होती है, सो दिन और रात के वक्त दोनों के वक्त ही कम्युनिकेशन हो सकती है, ठीक है जी। अबव दी एफ लेयर के ऊपर फिर क्या होता है, ऑक्सीजन जो है इसके आयन डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, और हाइड्रोजन और हीलियम जो है ये डोमिनेट करना शुरू हो जाती है, और इस तरह इसी वजह से ये जो है आयनोस्फीयर जो है इसकी टॉप साइड बनाना शुरू हो जाते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो इसकी टॉप साइड जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वो बनाना शुरू हो जाती है ये आयनोस्फीयर की, ठीक है जी। चलिए, उसके बाद अब बात आती है स्किप डिस्टेंस की, क्योंकि स्काई वेव्स में जैसे आपने बात की थी स्किप डिस्टेंस की, और स्किप डिस्टेंस क्या होता है इसकी हम बात कर रहे थे। स्किप डिस्टेंस इज द डिस्टेंस अ रेडियो वेव ट्रेवल्स, एक रेडियो वेव जो है ट्रेवल करती है यूजुअली इंक्लूडिंग ए हूप इन द आयनोस्फीयर। जो ही आयनोस्फीयर पर जाके स्काई वेव टकराती है और स्काई वेव से वापस आती है, तो वो जो है दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको वो जो है हम स्किप डिस्टेंस कहते हैं। A skip distance is a distance on the Earth's surface between the 2 points where the radio wave from the transmitter refracted downward by the different layers of the ionosphere falls, और जहां से लेके जहां तक वो गिरता है, यानी ये ट्रांसमीटर से लेके जहां तक ये पहला जंप करके जमीन पर गिरता है उसके दरमियान फासले को स्किप डिस्टेंस कहते हैं। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट हाउ फार ए रेडियो वेव हैज ट्रेवल्ड पर हूप, यानी एक रेडियो वेव जो है पर हूप कितना मूव करती है, कितना डिस्टेंस तय करती है जमीन सरफेस पर, अर्थ सरफेस पर, ठीक है जी। ये भी मेजर हो जाता है। फॉर द रेडियो वेव such as the short waves radio signals that employ the continuous reflection from the transmission for the transmission, तो ये जो रिफ्लेक्शन बैक होती रहती है, जो शॉर्ट वेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं, शॉर्ट वेव रेडियो वेव्स हैं, ठीक है जी। ये फिर रिफ्लेक्ट बैक होती रहती हैं आयनोस्फीयर से, F2 लेयर से, और जमीन पर आती रहती हैं,
सो वो डिस्टेंस जो है ना, जो हमारा स्टेप डिस्टेंस है वो हम मेजर करते रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले डायग्राम में दिखाया भी था। तो मेरे ख्याल में ये थी डिस्कशन आपके इस चैप्टर की। ये चैप्टर जो है ये आपका बच्चों ख़त्म हो गया है, जिसका नाम था रेडियो कम्युनिकेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, और इंशाल्लाह मैं फिर आपको अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।